सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बीपीएससी जीएस पेपर 2 पॉलिटी सेक्शन में, हालांकि ये करंट अफेयर्स में भी आ सकता है, ठीक ना। तो मैं ये मान के चलता हूँ अभी तक इस टॉपिक से बीपीएससी जीएस पेपर 2 पॉलिटी सेक्शन में ही पूछा है, आगे भी इसी सेक्शन में पूछे जाने का चांस है। अगर करंट अफेयर्स में पूछ देगा अगर जीएस पेपर फर्स्ट में, तो अगर आपको आएगा तो लिखेंगे ही। तो ये टॉपिक का नाम है गठबंधन की राजनीति, कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये लेक्चर जो मैं भी आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ, इसका मेन जो एक वजह ये है कि इस टॉपिक से बीपीएससी 3 एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। और आज के दिन में पंजाब केसरी जो है, पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में एक पेज में पूरा अच्छे से आर्टिकल गठबंधन की राजनीति को लेके आया है। हालांकि पंजाब केसरी हिंदी का न्यूज़पेपर है, तो अभी कुछ मैं हिंदी का ही आपको शेयर करूंगा। जिनका इंग्लिश मीडियम है, इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, चीज़ें मैं डिस्कस कर देता हूँ, समझ बना लीजिए। बाकी इसका इंग्लिश मीडियम में नोट्स फिर से मैं बनवा के आप लोग को हिंदी में दोनों में पीडीएफ शेयर करवा दूंगा। सबसे बड़ी बात है कि इस टॉपिक में समझ, ठीक है, नोट्स आपको हेल्प करता है आपकी तैयारी का, लेकिन अगर आप जो मैं चीज़ें अभी डिस्कस करूंगा अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे और एक शॉर्ट में अगर नोट्स बना लेंगे, तो किसी भी प्रश्न को लिखने के लायक आप रहेंगे। मेरा हर एक लेक्चर में मेरा यही प्रयास है कि आप लोग इतना कम से कम अच्छे से पढ़ के जाएं कि एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न ना छूटे और बेहतर कंटेंट के साथ उसको आप लिख कर आइए। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है मैं वो बताता हूँ, फिर ये क्या होता है, फिर इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारे देश में, आफ्टर इंडिपेंडेंस कब कब गठबंधन की सरकार बनी, अभी क्या सिचुएशन है, उन तमाम चीज़ों को मैं इस वीडियो में जिक्र करूँगा। आप आधे घंटे या 40 मिनट ये टाइम लगेगा, आप ध्यान से इसको सुन लें, देख लें और शॉर्ट में इसका नोट्स बना लें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन एक 42 बीपीएससी में पूछा कि जो द कोलिशन एक्सपेरिमेंट एट द सेंटर हैज नाइदर एक्सटेंडेड डेमोक्रेसी नॉर हैज इट मेड कंडीशन कंडक्टिव फॉर पार्टिसिपेटरी एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। डू यू एग्री? मतलब केंद्र में मिलीजुली सरकार के प्रयोग से ना तो हमारे देश का डेमोक्रेसी मजबूत हुआ है, ना ही जो आप बोलते हैं सहकारी संघवादी सरकार की अनुकूल परिस्थितियाँ बन सकी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो इसमें सिंपल आप वही कि हमारे देश में कब कब गठबंधन की सरकार बनी, मिलीजुली सरकार बनी, चाहे 1977 की जनता पार्टी की सरकार हो, फिर 1989 में जो है ना संयुक्त मोर्चा, राष्ट्र मोर्चा की सरकार बनी, फिर एनडीए यूपीए का आपको जिक्र करते हुए इसमें लिखना है। और इसमें इसके फेवर इसके अगेंस्ट में दोनों बात लिखना है आपको। चूँकि क्या आप सहमत हैं, तो आपको इसमें ये बताना है कि केंद्र में जो मिलीजुली सरकार होती है वो चूँकि कई पार्टी मिलकर बनती है, अनस्टेबल होती है, विचारधारा का टकराव होता है, इसलिए सरकार वो अल्पमत में होने का डर रहता है। तो इसका कुछ इसके फेवर में और अंतिम इसके अगेंस्ट, फेवर और अगेंस्ट दोनों तर्क लिखना है, तब अंतिम में आपको एक पॉजिटिव वे में एक निष्कर्ष को लेते हुए आंसर को लिखना। हालांकि इसका मैं डिस्कस करूंगा जब इस वीडियो के अंत में। फिर 45 बीपीएससी में पूछा कि जो कोलिशन गवर्नमेंट का इमरजेंस का क्या मेन वजह है और इसका क्या आपका संभावना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन 48 से लेकर 52 बीपीएससी में पूछा है कि हमारे देश की राजनीति का एक बड़ा विशेषता या फीचर ये हो गया है कि कोलिशन पॉलिटिक्स, ठीक ना, हमारे मिलीजुली राजनीति हमारे भारतीय पॉलिटिक्स का एक बड़ा लक्षण हो गया, परंतु अभी भी ये अस्थाई स्टेबल प्रदान करने में असफल रही है, मतलब स्टेबल गवर्नमेंट देने में सफल नहीं रही है। अपनी राय इसमें लिखना है, मतलब कि आप वही आज़ादी के बाद जब जब गठबंधन की सरकार बनी उसका आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद इसमें आप क्योंकि 1990 के दशक में आप देखेंगे, मतलब कि 1989 से लेके 1999 तक के बीच में कई सरकार बनी, किसी ने 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वो सब गठबंधन की सरकार ही थी। हालांकि मैं अभी उसको अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक ना। तो वही है कि अस्थाई एक स्टेबल गवर्नमेंट अभी भी आप अगर स्टेट लेवल पर देखिएगा, कभी महागठबंधन तो कभी जदयू, नीतीश कुमार जी कभी इधर कभी उधर, तो कहीं ना कहीं गठबंधन की राजनीति में आप देखेंगे ना,
अस्थिरता का दौर बना रहता है। तो इन सारे प्रश्नों को आप आराम से लिख पाएंगे, पहले इस पूरे लेक्चर को एक बार आप देख लीजिए। तो ये जो आज के न्यूज़पेपर में पंजाब केसरी में कुछ इस तरह का दिया है, मैं इसका कटिंग शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिनका इंग्लिश मीडियम है आप इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, बाकी इसका मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, चलिए। तो इसमें पूरा अच्छे से आज़ादी के बाद से लेकर कब कब गठबंधन की सरकार बनी है इसमें अच्छे से दिया, मैं इसको भी बताऊंगा। ठीक ना। चलिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो गठबंधन की सरकार क्या होती है। तो गठबंधन की सरकार का सिंपल सा मतलब ये होता है, कई पॉलिटिकल पार्टी, चूँकि हमारे देश में मैं बताया हूँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय व्यवस्था है। जब कई पार्टी एक साथ आती है, या तो चुनाव के पहले या तो चुनाव के बाद, और मिलकर एक सरकार बनाती है, तो उसको हम सिंपल बोलते हैं गठबंधन की राजनीति या गठबंधन सरकार। अभी फॉर एग्जाम्पल हमें बात करेंगे, इंडिया गठबंधन अभी है, तो इंडिया गठबंधन क्या है, चुनाव के पहले बनी है। ठीक ना। एनडीए गठबंधन भी चुनाव के पहले बनी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब चुनाव हो जाता है, जब किसी को विशेष बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो 3-4 पार्टी मिलकर भी सरकार बनाती है। तो चुनाव के पहले भी बनता है, चुनाव के बाद भी गठबंधन सरकार हमारे देश में गठित हुई है। ठीक है, वही कई पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर क्या बनाती है, सरकार बनाती है। इसको हम गठबंधन की सरकार बोलते हैं। और हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का ये अभी पिछले 25-30 वर्षों में एक बड़ा विशेषता बन गया है। अगर आप 1999 से देखेंगे, 1999 से, तो सबसे पहले एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 साल प्रधानमंत्री रहे। फिर 2004 में जब फिर सरकार, जब चुनाव हुआ तो यूपीए गठबंधन बना, वो भी 10 साल सरकार चलाई। और 2014 से लेकर अभी तक जो एनडीए मतलब कि नरेंद्र मोदी जी फिर से जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, मतलब 25, मतलब कि आप मोटा मोटी समझिए कि पिछले 25 साल से हमारे देश में केंद्र सरकार में मोटा मोटी गठबंधन की राजनीति आपको देखने को मिलता है। तो कुछ आप जब भी कभी आप परिभाषा लिखा है, डिफिनेशन लिखा है ये क्या होता है, तो आप एनडीए, इंडिया, ऐसे गठबंधन का भी एग्जाम्पल से अपने आंसर को बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात आते हैं कि हमारे देश में गठबंधन की सरकार का क्या इतिहास है, क्या बैकग्राउंड है। अगर हमारे देश में कोलिशन गवर्नमेंट का इतिहास हम देखते हैं, तो आज़ादी के बाद देखिए क्या है, कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, चूँकि वो आज़ादी की पार्टी थी, आज़ादी में उसका बड़ा रोल भूमिका था। तो पहले जो 3 लोकसभा चुनाव हुआ, प्रथम जो 3 लोकसभा चुनाव 1951-52, फिर 57-62 जो भी चुनाव हुआ, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी भी थे और नेशनल पार्टी थी कांग्रेस, इसके समकक्ष और कोई बड़ी पार्टी नहीं थी। तो तीनों लोकसभा में और बाकी स्टेट जो विधानसभा था वहाँ भी आपको कांग्रेस की, मतलब लोकसभा में भी और विधानसभा में भी कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस को बड़ा बहुमत मिला, इसमें नो डाउट है, क्योंकि आज़ादी की पार्टी, नेहरू जी की बड़ा व्यक्तित्व था। तो 3 मतलब लगभग 15 साल तक देश में 1 पार्टी सिस्टम ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई, और इसी समय आप देखेंगे 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई, 1962 में चीन से हम लड़ाई हार गए थे, पाकिस्तान में जीत गए थे। और इसी समय हमारे देश में खाद्यान्न संकट भी हो गया, मानसून भी सही ढंग से काम नहीं आया, तो खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। और इसी समय जो है ना लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी हो जाती है। तो देश का जो एक माहौल था वो थोड़ा सा निगेटिव हो गया, इन द सेंस ये कि हम जो आज़ाद हुए थे, जिस सपना को लेके 15 साल तक में पूरा नहीं, अभी भी देश में गरीबी, भुखमरी मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं जनता या और भी जो कुछ कांग्रेस के बड़े नेता थे, कांग्रेस के प्रति ही मोहभंग होना शुरू हो गया। तो 1967 में जो चुनाव हुआ 1967 में, केंद्र में तो ठीक है इंदिरा गांधी की सरकार बन गई, लेकिन राज्य में क्या हुआ, राम मनोहर लोहिया जी ने कांग्रेस के बाद कुछ और पार्टियों को मिला के सरकार 8 राज्यों में बनी, कांग्रेस सरकार नहीं, दूसरे पार्टी की सरकार बनी। उसको भी एक गठबंधन का ही रूप दिया गया, उसका नाम दिया गया था संयुक्त विधायक दल। ये बिहार में भी बना था, ठीक ना। तो ये सेंट्रल स्टेट राज्य स्तर पे 1967 में मोटा मोटी समझिए कि कांग्रेस को छोड़ के कुछ दलों ने ऐसा एक सरकार गठित किया था। फिर 1971 में जब देश में चुनाव हुआ लोकसभा का, तो वहाँ भी एक ग्रैंड अलायंस बना था जिसमें कांग्रेस को छोड़ के कुछ पार्टी बनी थी, लेकिन ये उतना सक्सेसफुल आपका नहीं हो पाया। सबसे बड़ा अगर देखेंगे कि बड़े लेवल पे, अगर एक नेशनल लेवल पे बड़ी पार्टी का जब कोलिशन होता है, वो है 1977 का लोकसभा चुनाव। आपको पता है 1975 में आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी करती हैं, 2 साल तक देश में आपातकाल होता है, ठीक ना। तो उसी समय 1 साल लोकसभा को एक्सटेंड भी किया था चुनाव को। तो आपातकाल के बाद देश में लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस
के अलावा जो भी पार्टियां थी मोटा मोटी सभी पार्टी ने मिलके एक जनता पार्टी नाम का एक संगठन बनाया और सभी लोगों ने मिलके लोकसभा का चुनाव लड़ा और जनता पार्टी को ठीक ठाक बहुमत भी उसमें आ गया। तो जनता पार्टी की सरकार एक गठबंधन की सरकार थी, ठीक ना। और ये पहली बार हमारे देश में सेंट्रल लेवल पे गठबंधन की सरकार आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर ये 1977 में चुनाव हो रहा है तो 5 साल इस सरकार को टिकना चाहिए, लेकिन नहीं, ये 5 साल नहीं टिक पाए। ये मात्र मेरे ख्याल 12 महीने शायद 128 दिन तक ही ये सरकार रही। पहले मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने 18 महीने के लिए और फिर 4 महीने के लिए चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने और 22 महीने में ये भी जनता दल जो सरकार बनी थी ये सरकार गिर गई और फिर से देश में चुनाव हुआ। फिर से इंदिरा गांधी चुनाव जीत के आई 1980 में, क्योंकि आपको पता है कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। तब 1984 में फिर से देश में चुनाव हुआ लोकसभा का। इस समय जो कांग्रेस के नेता राजीव गांधी जी पूर्ण बहुमत से तो 400+ सीट उनको आया था और वो देश के क्या बन गए प्रधानमंत्री। तो तब उसी समय उनकी 5 साल बाद उनकी मृत्यु चूँकि तमिलनाडु में हो जाती है एक हमले के दौरान। तो फिर देश में 1989 में चुनाव होता है। तो वही यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 1989 में जो चुनाव हुआ देश में, इस समय भी किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आया। तो एक गठबंधन बना, अलायंस बना, उसका नाम रखा गया नेशनल फ्रंट, राष्ट्रीय मोर्चा, और बीपी सिंह देश के क्या बने प्रधानमंत्री। ये क्लास 12 का एनसीईआरटी है, एक बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, मतलब कि पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसी के एक पेज का मैं कटिंग लिया हूँ। यहाँ लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट 1889 के बाद देखिए क्या क्या गठबंधन की सरकार बनी। देखिए आपको पहला बीपी सिंह जी दिख रहे हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ दिसंबर 1989 से लेकर नवंबर 1990 तक इनके गठबंधन का नाम था नेशनल फ्रंट, ये राष्ट्रीय मोर्चा। इसमें लेफ्ट पार्टी थी और भाजपा का इनको समर्थन था, ठीक। फिर इनके बाद फिर कौन, देखिए चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बने नवंबर 1990 से लेकर जून 1991 के बीच में। राष्ट्र मोर्चा ही गठबंधन का नाम था, ठीक ना। इसमें कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त इनको हो गया। फिर 1991 से लेकर 1996 तक आपका कांग्रेस की सरकार है, जो नरसिम्हा राव देश के क्या बने थे प्रधानमंत्री। कांग्रेस के साथ भी और भी कुछ पार्टियों के इसमें क्या था समर्थन था। उसके बाद देखिए फिर से क्या हुआ कि कुछ दिन के लिए जो है ना अल्पमत की सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी कुछ दिन के लिए क्या बने थे प्रधानमंत्री। तब जब फाइनली जब चुनाव हुआ फिर से देश में, तो फिर देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, संयुक्त मोर्चा की सरकार बन रही है, ठीक है। इसका नाम इंग्लिश में है यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी। और कौन प्रधानमंत्री बने, देवगौड़ा, HD देवगौड़ा जी। फिर इनको भी जब समर्थन प्राप्त जब फिर नहीं हुआ तो फिर इंद्र कुमार गुजराल हमारे देश के क्या बन रहे हैं प्रधानमंत्री, कांग्रेस के समर्थन पे। और यहाँ पे यूनाइटेड फ्रंट ही इसका गठबंधन का नाम है। फिर जो है ना यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जो है कुछ दिन के जब प्रधानमंत्री बने तो NDA यही है, NDA का जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो फॉर्मेशन यहीं पे हुआ, ठीक ना। और फिर जब 1999 में देश में चुनाव हुआ तो भाजपा को बहुमत आया, तो फिर NDA की सरकार 5 साल रही 2004 तक। 2004 के बाद फिर से चुनाव हुआ लोकसभा का, जिसमें UPA, ठीक ना, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का गठन हुआ, जिसमें मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। फिर 2009 में फिर UPA की ही सरकार बनी और फिर 2014 से लेकर अब तक अभी तक नरेंद्र मोदी की सरकार है और ये NDA गठबंधन की ही सरकार है। तो आप देखेंगे 1989 के बाद कई प्रधानमंत्री बने, 5 साल ये लोग कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं? क्योंकि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है। कोई अलग अलग फ्रंट बन के, कोई अलग गठबंधन बना के सरकार किसी तरह लोग चला रहे थे। और देखिए अगर केंद्र में लगातार प्रधानमंत्री बदलेगा, ऑब्वियस सी बात है देश उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। एक इसका आप गठबंधन की सरकार का निगेटिव पॉइंट में आप एग्जाम में लिखेंगे। तो वही मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि 1989 में नेशनल फ्रंट, फिर आपका 1996 में जब पी.वी. नरसिम्हा के बाद जब चुनाव हुआ यूनाइटेड फ्रंट बना, फिर 1999 में NDA, फिर 4 से 14 UPA, फिर 14 से लेकर 24 तक आपका NDA की सरकार आपको मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। और अभी 2024 में एक नया गठबंधन इंडिया नाम का बना। मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो ये मोटा मोटी आपको इतना एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि हमारे देश में कब कब जो है ना गठबंधन की सरकार बने। अब जो न्यूज़पेपर में आज का दिया है मैं उसको भी थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, कुछ और आपका समझ बढ़ेगा।
यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अभी हमारे देश में अगर आप इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाएंगे तो मोटा मोटी 2500 पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे देश में है। इसमें 6 को नेशनल पार्टी का पहचान मिला हुआ, भाजपा है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भी है। 57 स्टेट लेवल की पार्टी जिसको राज्य स्तरीय पार्टी बोलते हैं। बाकी राजनीतिक पार्टी को लेके ऑब्वियस सी बात है, इतनी पार्टी है तो जनता कन्फ्यूज हो जाती है किसको वोट दें किनको वोट नहीं दें। लोग कास्ट, धर्म, भाषा के आधार पे बट जाते हैं और सरकार बनाने के लिए जो मेजोरिटी या बहुमत चाहिए वो मैंडेट या जनादेश किसी पार्टी को नहीं मिल पाती है। ऑब्वियस सी बात है, तोड़ जोड़ की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार आपको बनती दिखाई पड़ती है। तो ये इसका ना इस न्यूज़पेपर में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। जैसा मैं आपको पहले बताया कि 1977 में पहली बार जो इंदिरा गांधी की सरकार से उपजा असंतोष, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है ना जेपीजी का मूवमेंट हुआ था और देश में पहले गठबंधन की सरकार का नींव रखा गया। जनता पार्टी की सरकार बनी। पहले प्रधानमंत्री कौन बने इसके? मोरारजी देसाई। जनता पार्टी में कुल 13 दल थे। यह पहली बार, एक नहीं बोलता है कि नॉन कांग्रेस जिसको हम बोलते हैं, की सरकार थी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन लेने के कारण जनता पार्टी की सरकार गिर गई। कब? 18 महीने के बाद। और जनता दल सेकुलर के चौधरी चरण सिंह देश के क्या बने? प्रधानमंत्री। 18 महीने मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे और 4 महीने लगभग 128 दिन चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे थे। और फिर ये 1990 तक ही रहे। इसमें क्या था? सबकी डफली, सबके राग अलग अलग। गठबंधन की सरकार में यही होता है, कुछ ये डिमांड को करता है, कोई कुछ करता है, इसी सरकार आपकी क्या आ जाती। अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई, सरकार अल्पमत में थी, तो यहाँ पे सरकार गिर गई और 2 साल 128 दिन ही ये सरकार चल पाई। फिर से 1980 में देश में चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी बहुमत से जीत गई और फिर से इंदिरा गांधी देश की क्या बन गई? प्रधानमंत्री। तो फिर आपको पता है कि 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु, हत्या हो जाती है। फिर राजीव गांधी 1984 के चुनाव में भाग लेते हैं तो उनको विशाल, मतलब कि उनको 400 प्लस सीट आता है उस लोकसभा, जब राजीव गांधी जब लड़ते हैं तो देश के प्रधानमंत्री बने। और आपको पता है कि 1989 में ही उनकी जो हत्या हो जाती है। तो फिर से देश में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, यहाँ लिखा हुआ है कि 1989 में चुनाव पूर्व 7 पार्टी ने एक नेशनल फ्रंट, वही राष्ट्रीय मोर्चा बनाया। इस गठबंधन को 140 सीट और कांग्रेस को 197 सीट मिली। लेफ्ट फ्रंट और भाजपा के सहयोग से बीपी सिंह देश के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। पर यह सरकार महज 343 दिन तक ही रह पाई। इसके बाद समाजवादी जनता पार्टी से चंद्रशेखर सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और यह भी मात्र 243 दिन ही रह पाई। तो कहने का मतलब यहाँ यही है कि आप देख रहे हैं बार बार जो है ना आपको सरकार बदलती दिखाई पड़ेगी। फिर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव 5 साल चलाए। उसके बाद 1996 में देखिए मामला फिर गड़बड़ हो गया। आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जब 1966 में पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई में 10वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद 11वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए, ना तो भाजपा ना ही कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, ठीक ना। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जरूर बने लेकिन उनकी सरकार महज 13 दिन तक ही चल पाई। इसके बाद 13 पार्टी ने मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया, संयुक्त मोर्चा बनाया और संयुक्त मोर्चा ने 1996 में पहली बार सरकार बनाई जिसके प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा। लेकिन यह सरकार 1996 एक दिन से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक ही चल पाई। इसके बाद फिर से इंद्र कुमार देश के क्या बने? प्रधानमंत्री। तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं ना गठबंधन की सरकार का क्या स्थिति है। अब यहाँ देखिए साल 1998 के इलेक्शन के से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसी को कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, NDA, ठीक ना, जिसमें 13 दल शामिल थे। चुनाव बाद NDA की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। लेकिन AIDMK के समर्थन से मात्र 13 दिन सरकार गिर गई। इसके बाद फिर से देश में 99 में चुनाव हुआ मध्यावधि का। इसमें NDA को बिना पूर्ण बहुमत और देश पहली बार 5 साल सरकार जो है ना बिना कांग्रेस का ही चल रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 1999 से लेकर 2004 तक। फिर 2004 के बाद आपको UPA की जो है ना सरकार बनती है। फिर यहाँ देखिए इस न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छे से दिया है। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाले NDA की हार हुई। NDA की हार के बाद आपका UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का उदय हुआ। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 4 से लेकर 14 तक 10 साल तक सत्ता में UPA रही, ठीक ना। तो ये चला। फिर 14 के बाद जो है ना आपका चुनाव हुआ देश में, तो NDA की सरकार 14 से लेकर 24 तक अभी मोदी जी की सरकार है। और अभी आप यहाँ देखेंगे 2024 से पहले जो है ना जो UPA थी अब वही आगे बढ़ के इंडिया गठबंधन आपका बन गया है।
ठीक है ना। अब ये बताए जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा इंडिया गठबंधन कितना इसमें सफल हुआ है। तो ये आप देख लिए कि मोटा मोटी 1977 से लेके अभी 2024 तक हमारे देश में गठबंधन की राजनीति का क्या हाल है, खास करके सेंट्रल लेवल पे केंद्र सरकार में। हालांकि राज्य के स्तर पर भी गठबंधन की सरकार आपको दिखाई पड़ेगी। बिहार में कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन की सरकार होती है, या बगल में यूपी में भी भाजपा की सरकार भी है, लेकिन उसके साथ और भी कुछ पार्टी मिलकर बनी हुई है, ठीक ना। और भी आप झारखंड में भी तो गठबंधन राज्य के स्तर पर भी कुछ पार्टियां आपस में मिलकर क्या करती है, सरकार आपको बना रही थी। इतनी आपको समझ इस देश के नागरिक होने के नाते भी होना चाहिए कि कब कब कौन देश के प्रधानमंत्री बने, देश में कब कब, अभी तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुका है, ये 18वां है, कब कब क्या घटनाक्रम हुआ। तो ये आपको आज़ादी के बाद के घटनाक्रम पढ़ने के बाद आपको इतना मोटा मोटी जानकारी हो जाएगा। अगर आप 1990 के बाद मोटा मोटी देश में गठबंधन का राजनीति देखेंगे तो 3 तरह का हमको दिखाई पड़ता है मोटा मोटी। एक तो कांग्रेस जहां मेन रोल में है, उसके साथ और भी कई क्षेत्रीय पार्टी है और कुछ नेशनल पार्टी है। अगर अभी इंडिया गठबंधन की हम बात करेंगे, इसमें भी छोटे मोटे लगभग 40 से अधिक पार्टियां हैं जुड़ी हुई, और भी कुछ इसमें नेशनल पार्टी भी है, क्षेत्रीय पार्टी भी है। बीजेपी में भी एक बड़ी पार्टी बीजेपी है दूसरा, और इसमें भी और कई क्षेत्रीय और नेशनल पार्टी आपको मिली हुई है। और कुछ ऐसे भी दल हैं जो सेपरेट है, जो ना ही कांग्रेस के यूपीए में या बीजेपी में है, वो सेपरेट अपना काम कर। जैसे कि अगर आप जाएंगे उड़ीसा में जो बीजेडी है, उसका नाम है वीरेंद्र नवीन पटनायक, जो मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो किसी से गठबंधन नहीं बनते हैं। ममता बनर्जी का भी अभी देखिए, जो इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है तो वो अकेले वहाँ लड़ रही है। तो ऐसे भी कुछ राज्य हैं जहाँ पे कुछ क्षेत्रीय पार्टी अपने अकेले बल पर लड़ रही है, वो किसी के साथ जो है गठबंधन नहीं करे। तो ये आप ऐसा 1990 के बाद देश के राजनीति का तो मोटा मोटी ये परिदृश्य निकल के सामने आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या रीजन है हमारे देश में गठबंधन की राजनीति का। अभी जो इतना आपको मैं पढ़ाया कि लगभग केंद्र में 25 साल से मोटा मोटी गठबंधन की सरकार है, तो आखिर इसका क्या मेन रीजन क्या है। तो आपको जब इसको लिखना होगा, इसमें देखिए आप इसमें क्या क्या लिखेंगे। देखिए पहली बात तो ये, जैसा कि मैं पहले बताया कि 1967 में राम मनोहर लोहिया जी ने एक तो नॉन कांग्रेसवाद का नारा दिया कि भाई कांग्रेस के अलावा जो भी पार्टी है मिल के इनको हराना है, क्योंकि देश का विकास नहीं हुआ, करप्शन अपने लेवल पर है। तो कहीं ना कहीं जनता का जो कांग्रेस से मोहभंग 1970 के आसपास, 1980 के आसपास भी हो रहा है। और कांग्रेस के अंदर ही कई ऐसे नेता थे जो कांग्रेस की विचारधारा आइडियोलॉजी से मोहभंग होकर किसी और पार्टी में चले गए, या उन्होंने खुद अपनी एक नई पार्टी बना लिया। अगर आप मोरारजी देसाई को देखेंगे तो वो भी कहीं कांग्रेस के मेंबर थे, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो जनता पार्टी के साथ आ गए। तो जो होता है अपना खुद एक व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा राजनीति में होता है, उसकी वजह से भी आप देखेंगे देश में गठबंधन राजनीति का विकास हुआ है। तो 1967 में हुआ, 1975 में जब इमरजेंसी लगा, आपातकाल जब लगा तो सबको जेल में डाला गया, तो वहाँ से लोगों का मोह भंग हुआ, ठीक ना। चलिए फिर 2014 के चुनाव जब देखेंगे, चाहे 2G घोटाला हो या जो भी स्पेक्ट्रम घोटाला हो, तो उसके प्रति भी जनता का मोह भंग हुआ, और कांग्रेस के तरह भी कई लोगों ने पार्टी यहाँ आपको बनाती दिखाई पड़ती है। फिर आप देखें हमारे देश में कास्ट, क्लास, वर्ग, धर्म जैसे बड़े बड़े दबाव समूह का बढ़ता प्रभाव, जिसके कारण राजनीति में इन सब की भूमिका बढ़ गई है, और गठबंधन की सरकार आपको बनता दिखाई पड़ेगा। क्योंकि कास्ट को भी लेके चलना होता है, धर्म को भी कहीं कहीं लेके चलना होता है। तो यहाँ पे तो अलग अलग पार्टी बनी है, कुछ कास्ट के बेस पे पार्टी है, कुछ धर्म के नाम पे पार्टी है। अब सबको कुछ ना कुछ सीट आता है, गठबंधन सरकार आपको बन जाता है। मंडल इशू जब आप देखेंगे, बीपी सिंह की जब सरकार थी तो देश में जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया, आरक्षण की राजनीति से कई पार्टी उभर के सामने आई, जिसको हम बोलते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो या साउथ इंडिया में, ऐसी कई सारी पार्टी जो कि पिछड़ा के वोट से वो पार्टी बनी हुई। तो अब ऑब्वियसली उनको भी, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा देश में बन गया है, तो वहाँ भी वोट का बंटवारा हो जाता है, अलग अलग पार्टी को वोट मिलता है, तो गठबंधन सरकार बन जाती है। एक मंडल इशू भी एक बड़ा कारण आपको दिखाई पड़ेगा। फिर कहीं ना कहीं जो विकास, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट, भी हमारे देश में कुछ एरिया का डेवलप ज़्यादा हो गया है, ठीक ना, और कुछ का क्या हो गया है, कम हो गया है। तो वो भी क्षेत्रीय असमानता है, जहाँ विकास नहीं हो पाया है वहाँ एक राज्य की स्तरीय पार्टी बन जाती है, तो वहाँ भी गठबंधन सरकार हो जाता है। फिर हमारे देश का जो समाज, सोसाइटी है, वो बहुत ही डाइवर्सिफाई है, अलग अलग
कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग एरिया है, तो सबकी इच्छाओं को पूरा करना है, तो इसलिए जो है गठबंधन की सरकार आपको बनता दिखाई पड़ता है। अच्छा, मैं बताएगा आपका क्षेत्रीय विकास नहीं हो पाए या आर्थिक पिछड़ापन कुछ जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जो पार्टी बनी है तो झारखंड के विकास को लेकर बनी, तेलंगाना में जो पार्टी बनी है वो तेलंगाना के विकास को लेकर बनी है, तो ये चीज़ें आपका यहाँ दिखाना पड़ेगा। फिर वही क्षेत्रवाद है, भाषावाद है का उभरना भी कहीं ना कहीं गठबंधन की राजनीति का एक वजह है। और वही आप देखेंगे 1990 के बाद कई सारा क्षेत्रीय पार्टी बनता है, चाहे आरजेडी हो या जदयू हो, सब वहीं से जनता पार्टी से लोग सब निकल के सामने आया है। तो क्षेत्रीय पार्टी का उदय इतना ज़्यादा हो गया और अलग अलग राज्यों में इन सब बड़े बड़े नेता, चाहे लालू जी बिहार में, नीतीश जी हो गए, रामविलास जी हो गए, यूपी में मुलायम सिंह यादव जी हो गए, इस सब लोग का प्रभाव जो अपने अपने राज्य में हुआ तो जो ना वोटिंग बट गया। पहले जो कांग्रेस को वोट मिलता था पूरा एक मुश्त, अब वो अलग अलग पार्टी में बट गया, तो ऑब्वियस सी बात है गठबंधन सरकार बनना आपका तय है। तो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी की वजह से भी ना गठबंधन सरकार को बनता दिखाई पड़ता है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे है कि भाई गठबंधन की सरकार तो ठीक है बन जा गई, लेकिन इसका क्या एडवांटेज क्या है, इसका पॉजिटिव पक्ष क्या है, अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात क्या होता है, गठबंधन की सरकार में एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता है, जिसमें कि अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अगर कहीं विकास नहीं हो पाया है तो उस एरिया का विकास हो पाता है, तो ये सभी को साथ लेके नहीं होता चलना। और कहीं ना कहीं हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है, संघीय व्यवस्था में सभी को लेके चलना होता है, तो यहाँ पे जो है चीज़ें आपका हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे नीड ऑफ वेरियस पार्टी, हमारे गठबंधन की राजनीति में अलग अलग जो पार्टी जो आती है सबकी अपनी अलग अलग नीड होती है, तो सबकी हितों का यहाँ पूरा आपका हो जाए। जैसे अब एनडीए ही है, आप देखेंगे कि जो बीजेपी का जो मेन पार्टी एनडीए में है, तो अगर उसकी क्षेत्रीय पार्टी कुछ मोटा मोटी डिमांड करती है तो ठीक है चलो इतना पैकेज दे दो, तो वेरियस पार्टी का डिमांड या नीड भी जो है ना उस राज्य के अकॉर्डिंग पूरा तो होता है। ठीक ना, फेडरल स्ट्रक्चर इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग या मजबूत होता है। अगर आप बात करेंगे, अगर केंद्र में भी सेम पार्टी की सरकार है और राज्य में भी सेम पार्टी की सरकार है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे संघीय व्यवस्था बहुत ही मजबूत, चाहे जीएसटी को लेके हो, नीति आयोग को लेके हो या फाइनेंस कमीशन को लेके हो। तो कोलिशन गवर्नमेंट में ऐसा देखा जाता है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है मेरा स्ट्रॉन्ग या मजबूत होता है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, 145 करोड़ आबादी वाला देश है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग यहाँ इतने ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट ऐसे स्टेट में, तो इतने बड़े देश में अलग डाइवर्सिफाई लिए हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है गठबंधन की सरकार आपका बनेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही भाषा है या एक ही कल्चर हमारे देश का है, तो सबके रिप्रेजेंटेशन इसमें आपका गठबंधन सरकार में होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पावर शेयरिंग भी तो होता है। अगर गठबंधन की सरकार बनती है, अगर 30-40 पार्टी मिल के सरकार बना रही है तो पावर शेयरिंग भी होता है। और लोकतंत्र में एक बड़ा विशेषता ये भी है कि पावर शेयरिंग भी होना चाहिए। पावर किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी के हाथ में अगर रहेगा तो वो भी कहीं ना कहीं निरंकुश शासन बन जाएगा, इसलिए पावर शेयरिंग भी इसमें होता है। ये कुछ आप 5-6 इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव प्रभाव दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, गठबंधन की सरकार का नेगेटिव पॉइंट भी है, जैसा कि बीपीएससी से क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए, सबसे पहला इसका जो क्या है नेगेटिव पॉइंट कि अनस्टेबल ड्यू टू डिफरेंट ओपिनियन एंड इंटरेस्ट, अस्थिर सरकार हो जाती है। आप अभी एग्जाम्पल दीजिए, मैं स्टेट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एनडीए, जब नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ थे, फिर महागठबंधन के साथ हो गया, तो क्या हो गया, वो कुछ आरजेडी कुछ और बोल दिया, एनडीए की पार्टी नेता कुछ और बोल दिए, मतलब अलग अलग इंटरेस्ट होता है तो सरकार गिर जाती है। जैसा कि 1989 के में हुआ, फिर कभी बीपी सिंह, कभी इंद्र कुमार गुजराल, कभी अजय देवगन जो बन रहे हैं, क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अपना सबका ओपिनियन है, अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट है। 1977 में यही हुआ, हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो यहाँ पे अस्थिर सरकार का मामला बनता है, जो कि देश के लिए सही नहीं है, ना ही देश के लिए ना ही राज्य के लिए सही है। ठीक ना, और यहाँ पे मध्यावधि चुनाव का एक बड़ा जो है ना खतरा हमेशा रहता है। अगर गठबंधन सरकार बन गई, अगर किसी पार्टी ने बहुमत वापस ले लिया, तो आपका फिर से देश में चुनाव होगा और बहुत बड़े आर्थिक संसाधन की हानि होगी। अगर अभी देश में
लगातार अगर 5 साल कोई सरकार नहीं चल पाए, अगर बीच में अगर चुनाव हो जाए तो एक चुनाव में कितना लाख करोड़ रुपया भी खर्च हो रहा है, 1 लाख करोड़ से पार खर्च हो रहा है, उतना कितना आर्थिक संसाधन, मानव बल की हानि होगी। तो आप ये पॉइंट भी दिखा देंगे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे गौण हो जाते हैं, व्यक्तिगत मुद्दे गठबंधन की सरकार में हो। अगर आप यूपीए में देखेंगे तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, करप्शन के मामला देखने को मिला, क्या का रिपोर्ट ये सब कहता है तो कहीं ना कहीं वहाँ व्यक्तिगत हित देखा गया, उस अपने परिवार का विकास देखा गया, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का यहाँ कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है गठबंधन की राजनीति में, ठीक ना। और गठबंधन की राजनीति में एक चीज़ और होता है, पार्टी बड़े बड़े मिनिस्ट्री रखना चाहती है ताकि वहाँ से ज़्यादा इनकम जो है ना आ सके, ठीक ना। और परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ा नहीं होता है क्योंकि हितों का टकराव हो जाता है, एक मत में सरकार नहीं चल पाती है। और कमज़ोर सरकार तो बता ही दिया, और जब सरकार कमज़ोर होगी आपका ब्यूरोक्रेट हावी हो जाएगा और करप्शन का मामला भी क्या हो जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार में अगर गिर गई तो जो मैंडेट का अपमान होता है, जनता जिस पर्पज़ से वोटिंग की है उसको पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। ये इसका आप नेगेटिव पॉइंट इतना 5-6 लिखेंगे। अब अगर कुछ थोड़ा बहुत यूपीए और एनडीए का अगर आपको कंपेयर पूछ देगा एग्जाम में, हालांकि अब यूपीए का तो अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन फिर भी, लेकिन हाँ एनडीए का पूछ सकता है, एनडीए क्या है, एनडीए की मेन अचीवमेंट या क्या इसका उपलब्धियां हैं। हालांकि मैं एनडीए गठबंधन से एक बार मैं क्वेश्चन आप लोग का प्रैक्टिस करवा चुका हूं पॉलिटिक्स के सेक्शन में, जिसमें कि मैं पूछा था कि गठबंधन सरकार क्या है, एनडीए और यूपीए में डिफरेंस बताते हुए एनडीए का प्रमुख अचीवमेंट बताइए। वहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी आगे पूछ सकता है, तो वहाँ आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। हालांकि मैं फिर भी मैं कुछ शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ। अगर आप यूपीए जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस 2004 से लेकर 14 तक रही मनमोहन सिंह की सरकार, उसका देखिए मेन उपलब्धि अगर मैं, हालांकि अगर जब भी कभी आप अचीवमेंट दिखाएं तो इकोनॉमिक सेक्शन में, सोशल सेक्शन में, पॉलिटिकल सेक्शन में, इंटरनेशनल, 4-5 डायमेंशन में बांट लें। तो मैं कुछ आपको डिस्कस करता हूं, बाकी आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा। जैसे आरटीआई एक बड़ा उनका है, आरटीआई राइट टू एजुकेशन मनमोहन सिंह का ही समय आया था। मनरेगा जो अभी भी चल रहा है, एक बड़ा एक ग्रामीण क्षेत्र का कार्यक्रम है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2014 में आया था। तो ये सब कुछ बड़ा उपलब्धि आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। एनडीए का अगर उपलब्धि देखिएगा तो देखिए, अगर इकोनॉमिक एरिया में देखिएगा तो जीएसटी लागू हुआ 2017 में, ठीक ना। फिर आप मेक इन इंडिया कार्यक्रम दिखा सकते हैं, मुद्रा स्कीम है, ठीक ना। कई सारे किसानों को लेके छोटे छोटे प्रोग्राम है, सबों के लिए घर है, नल का जल है, सब तक बिजली पहुंचाना है, ठीक ना। आर्टिकल 370 को हटाना है, ठीक है। ये या इंटरनेशनल रिलेशन में भी आप बड़ा उपलब्ध, G20 का मीटिंग हुआ है देश में इन्हीं के नेतृत्व काल में। तो कई सारा जो अचीवमेंट एनडीए का भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अगर अभी लेटेस्ट जो कि इंडिया गठबंधन काफ़ी चर्चा में है, तो यहाँ पे आप क्या दिखाइएगा, इंडिया का पूछेगा इंडिया क्या है, तो इंडिया चूँकि बहुत चर्चा में, बीपीएससी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पूछने में पूछेगा ही, ऐसा मैंने क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो इंडिया क्या, इंडिया मतलब क्या, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का फुल फॉर्म दिखा लीजिएगा, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन या अलायंस का हिंदी में नाम हो गया। अब इसके अभी जो चेयरपर्सन जो मैन है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, जो कांग्रेस के हैं, ठीक ना। इसमें 40 पार्टियां, अगर अभी गूगल आप सर्च करेंगे लगभग 40 पार्टी इसमें है, मोटा मोटी रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है। जैसे इसमें कि एक तो मैन इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसमें यूपी में समाजवादी पार्टी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, फिर सीपीआई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में है, आरजेडी इसके साथ जुड़ी हुई है, और भी कई पार्टी है। मतलब आप 5-6 का नाम लिख देना तो हो जाएगा, बाकी सबका नाम लिखना एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। ये 17 जुलाई 2023 को ये इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका अगर अभी तक देखेंगे कि बड़ा अगर इन्होंने अभी क्या किया है, तो जब अपोजिशन के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब सस्पेंड किया गया लोकसभा या राज्यसभा से, तो इंडिया अलायंस के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बचे थे संसद भवन में, तो उन्होंने विरोध किया इस सस्पेंशन का। तो ये सस्पेंशन ऑफ अपोजिशन मतलब कि जब अपोजिशन के नेताओं का लोकसभा राज्यसभा से सस्पेंशन हो रहा था, इंडिया गठबंधन के जितने भी एमपी थे, इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। एक नेशनल लेवल पर मैसेज देने की लोगों ने कोशिश किया कि नहीं हम एक साथ हैं। फिर ये लोग का अपना एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है, इलेक्शन का एक
इलेक्शन की रणनीति का भी एक कमेटी बना है जिसमें अलग अलग पार्टी के मेंबर हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये पार्टी इंडिया गठबंधन चुनाव क्या कर रही है, लड़ रही है, ये दिखा दीजिएगा। फिर इसका अगर विचारधारा या ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो पहला बात तो वही कि मोदी जी का 10 साल का जो शासनकाल है इनकी कमी, ऑब्वियसली बात किसी भी विपक्षी का तो यही काम होता है ना कि अपोजिशन जो सत्ता में है, जो पावर में है, उसकी कमियों को जनता के सामने रखना। वही ये फर्क अभी इंडिया गठबंधन कर रही है। चाहे इनका जो मेन विचारधारा या ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हमको डेवलपमेंटलिज्म को विचारधारा रखना, मतलब कि विकासवादी विचारधारा के साथ हमको जनता के साथ जाना है। इंक्लूसिव विकास, जब सबों का विकास हो सके, शायद का कुछ कॉन्सेप्ट है, और सोशल जस्टिस पे बात करते हैं, न्याय की बात ये करते हैं, ठीक ना। चलिए, तो ये इसका कुछ विचारधारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। और जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का जो कार्यकाल, जो कमियां हैं उनको ये लोग जो है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है या जो एजुकेशन का है, हेल्थ का है, ठीक ना, इसका ये मामला जो है ना जनता के सामने अपना रख रही है। मेन जो ये जो कॉमन इशूज, महंगाई है या बेरोजगारी है, पेट्रोल है, ये जो इस सब के, ये इनका मेन मुद्दा है चुनाव कैंपेन में। आप अगर न्यूज़पेपर देखते होंगे तो इसी के इर्द गिर्द आपको दिखाई पड़ता होगा, ठीक ना। चलिए, अब इसमें जो है आगे इंडिया गठबंधन ने एक प्रस्ताव पारित किया था महाराष्ट्र, बम्बई जब इनका मीटिंग हुआ था। 3 पॉइंट इसको कहा गया रेजोल्यूशन, 3 सूत्रीय प्रस्ताव। इसमें कहा गया था कि भाई हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कोशिश रहेगा कि सारी पार्टी एक साथ मिलकर क्या करें, चुनाव लड़ें। फिर पब्लिक के जो मुद्दे हैं उसको हम लोग इस चुनाव में उठाएंगे, और इनका एक मेन थीम क्या है, जुड़ेगा भारत और जीतेगा भारत। ऐसा करके ये भारत जोड़ने की बात ये इंडिया गठबंधन का जो ना प्रस्ताव में कहा गया है, ठीक है। चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल ये लो जो इंडिया गठबंधन जो सीट शेयरिंग किया है, कुछ आप 1-2 एग्जाम्पल अपने अगर पूछेगा इंडिया गठबंधन के बारे में तो हालांकि तब तक आप लोग का इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाएगा, फिर आपका तब तक एग्ज़ाम भी आ जाएगा, तो आपको रियल पता चल जाएगा, तो उसमें बातें अपने लेवल पे इसमें जोड़ लीजिएगा। तो अभी तक लेटेस्ट में बता रहा हूँ, दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन का जो शेयरिंग हुआ है, सीट शेयरिंग, 4 फीट आम आदमी पार्टी लड़ी, 3 फीट इंडियन नेशनल कांग्रेस लड़ी। बाकी यूपी में इनको 17 फीट मिला, बिहार में भी आप आरजेडी कांग्रेस अलग अलग अपना फीट करना, 40 फीट में अलग अलग सब बांटा है, लेकिन आरजेडी को सबसे अधिक फीट मिला है, इसको देख लीजिएगा। बाकी जब ये इंडिया गठबंधन बनी थी तो कुछ पार्टी इसमें हिस्सादार थी, जैसे कि जदयू, नीतीश कुमार तो मेन इसके थे फाउंडर मेंबर में, अब ये वहाँ से बाहर निकल आए हैं। और जो राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है वो भी थे, अब ये होके ये दोनों अभी बीजेपी में आके मतलब एनडीए में गठबंधन का हिस्सा है, जो पहले कभी ना कभी एनडीए गठबंधन का हिस्सा था। ये निगेटिव पॉइंट आप इंडिया गठबंधन का दिखा सकते हैं। चलिए, अब अगर बिहार के अगर जहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गठबंधन देखिएगा तो चूँकि स्टेट लेवल पे पिछले 25 साल में एनडीए महागठबंधन सरकार चल रही है, तो वही है, एनडीए में बीजेपी है, जदयू है, एलपीजी है और हम पार्टी है, ठीक ना, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ऐसा कुछ नाम है पार्टी का, जितना मांझी जी का पार्टी है। महागठबंधन में आरजेडी, नेशनल इंडियन कांग्रेस, सीपीआई, जब कभी नीतीश जी आते हैं तो वहाँ भी महागठबंधन इनका नाम होता है, तो यहाँ जदयू से जोड़ दीजिएगा। तो वही गठबंधन सरकार कभी उलट फेर हो रहा है, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी विशेषता गठबंधन की सरकार की ये है पिछले 25 वर्षों में कि मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार जी ही हैं। और नीतीश कुमार जी का जो न्याय के साथ जो विकास का कॉन्सेप्ट, सुशासन बाबू का जो मेन उनका जो थीम के आधार पर ही वो अपने राजनीति या देश राज्य में सरकार को वो क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, इसको आप इसमें ध्यान रखिएगा। वही लास्ट 20 साल से विकास विधानसभा में जो है ना गठबंधन की सरकार है, किसी एक पार्टी को पूरा बहुमत हमारे राज्य में अभी तक नहीं मिला है पिछले 20 साल। उसके पहले था, अभी तत्काल में नहीं है, और आगे हमको लगता है ऐसा चांस नहीं किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत राज्य में मिले, क्योंकि 243 सीट में किसी को 80 आएगा, किसी को 40 आएगा, किसी को 50 आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है गठबंधन सरकार आपका बनेगा ही बनेगा। तो अब अंतिम में अगर इसका अगर निष्कर्ष या कैलकुलेट लिखना हो गठबंधन सरकार क्या लिखेंगे, आप सिंपल बताएंगे कि डेमोक्रेसी का सफलता इसी बात में है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो देश हित में सोचे। हाँ, राज्य के मुद्दे भी होने चाहिए, आम जनते के मुद्दे सब मिला जुला होना चाहिए भाई। अगर नेशनल इश्यू तो वो भी उठना चाहिए, अगर राज्य के मुद्दे राज्य का भी होना चाहिए, और अगर कोई आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो भी उठना चाहिए। अगर सरकार सिंगल पार्टी की बने या मल्टीपल पार्टी की बने या गठबंधन की बने, तो मेन मकसद देश का विकास और 247 तक एक डेवलप कंट्री, डेवलप स्टेट बनने का सपना या ड्रीम या सभी पार्टी के या अलायंस के घोषणा पत्र में होना चाहिए।
और देश का हित, आम जनता तक विकास की पहुंच, यही एक बड़ा पर्पस किसी भी पार्टी का होना चाहिए। आप ऐसा करके अपने आंसर को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये मोटा मोटी जो है ना गठबंधन या जो कोलिशन पॉलिटिक्स हमारे देश में है, मैं कोशिश किया इसको शॉर्ट में या जो भी चीज़ें बताने का। आप को जो भी नोट्स मिलेगा उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी न्यूज़पेपर का ये कटिंग मैं आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ, वहाँ भी पढ़ लीजिएगा। अब आप लोग को क्या करना है, जो भी क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ये जो 3 क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन को लिखना है शॉर्ट में, मतलब कि 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक ना। बाकी ये दोनों क्वेश्चन आप लॉन्ग में लिखेंगे। तो पहला जो ये क्वेश्चन है कि इसका क्या कारण, आप सिंपल जैसा मैं अभी पहले बता दिया कारण, वही कि हमारे देश में एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, और जब कभी पूरा बहुमत किसी को नहीं मिलता है चुनाव के बाद, तो एक गठबंधन सरकार बनती है जिसको हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अगर हम भारत में आज़ादी के बाद देखते हैं तो पहली बार जो है ना नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट 1977 में फया सरकार बनी, ठीक ना। उसके बाद फिर जो है ना आप 1989 का एग्जाम्पल दीजिए, फिर 1996 का दीजिए, 2004 का, 2014 की सरकार आपको बनी है। अब आप लिखेंगे कि इसके गठबंधन की राजनीति का जो उदय का जो कारण, जो मैं 5-6 पॉइंट आपको काउज में दिया हूँ वो काउज लिख देंगे, ठीक ना। तब आप इसका जो साझाओं की जो संभावना मतलब कि क्या है, तो इसमें आप सिंपल क्या लिखना है कि देखिए हमारा जो इंडिया का जो लोकतंत्र एक बहुत ही पावरफुल है, इतना ये नहीं है, और कई सारे जो है ना हमारे यहाँ क्षेत्रीय मुद्दे हैं, रीजनल पार्टियां हैं, ठीक ना। तो संभावनाएं है कि रीजनल पार्टियां हैं, अलग अलग हम लोग कल्चर है, अलग अलग वर्ग है, अलग अलग सबकी चीज़ें हैं, डिमांड है, तो इसमें एक अच्छा संभावना बनता है। लेकिन हाँ, पार्टी अगर गठबंधन सरकार बने तो उसको नेशनल और आपका जो राज्य के जो हित हैं उसी पर काम करना चाहिए, व्यक्तिवादी हित यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करके आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव बात को लिख के आंसर को ख़त्म कर दीजिएगा। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसमें आपको अधिक शब्द लिखना भी नहीं है। ये जो क्वेश्चन है 42 का कि केंद्र में मिली सरकार के प्रयोग से ना तो डेमोक्रेसी मजबूत हुआ है, ना ही सहभागी और सहकारी संघवाद के अनुकूल परिस्थिति बन सकी है, क्या आप इस बात से सहमत है? देखिए आप सिंपल इसका जो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है उसका 40-50 वर्ड में लिख दीजिएगा डिफिनेशन, ठीक ना। उसके बाद जो है ना एग्जाम्पल कि कब कब हमारे देश में कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, तो इसमें आप दिखाइएगा कि कोलिशन गवर्नमेंट का क्या निगेटिव पॉइंट है, तो पहले निगेटिव दिखा दीजिएगा। और इसमें साथ साथ ये दिखाइएगा कि जो भी अगर गठबंधन की सरकार अगर है भी तो उसके राज्यों के साथ कहीं ना कहीं विवाद होता है। इसे अगर आप देखेंगे, ठीक है, एनडीए गठबंधन में अगर जदयू रहती है तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग होती है, कहीं ना कहीं तनाव होता है। तो आप वही कि जो सहकारी संघवाद भी जो है ना नहीं बन पाता है। लेकिन चूँकि आप इसको अगेंस्ट में भी लिखना है तो आप ये लिखेंगे, तब इसके पॉजिटिव पक्ष लिख देंगे किसके, कोलिशन गवर्नमेंट का। और फिर इसमें दिखाएंगे कहीं ना कहीं जो है नीति आयोग या जीएसटी का जो है या जो फाइनेंस कमीशन में कहीं ना कहीं सहकारी और सहभागी संघवाद को भी बढ़ावा पिछले कुछ वर्षों से, खासकर 10 साल से जब से ये सरकार है एनडीए की, तो बढ़ी है। तो आप एक पॉजिटिव वे में जाएंगे, नेगेटिव नहीं लिखेंगे, ठीक ना। चलिए, और जो लास्ट क्वेश्चन ये वाला है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट एक लक्षण होगा, तो आप लिखेंगे वही कि पिछले अगर हम देखें 25 साल में, चाहे वो एनडीए हो या यूपीए और अभी इंडिया गठबंधन, एक बड़ा लक्षण बन गया। आप थोड़ा उसमें देखिए सबके क्वेश्चन का मोटा मोटी थीम मतलब कंटेंट आपका सेम जाएगा, ठीक ना, थोड़ा बहुत चेंज होगा अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। उसके लक्षण में दिखा दीजिए कैसे लक्षण हो गया। यह व्यवस्था अभी तक अस्थायी, लेकिन हाँ देखिए अपनी राय में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1989 से लेके 1999 के बीच देखिए सरकार बदल रही है, तो वो लिखा दीजिए। लेकिन अब लिखिएगा पिछले, अगर हम देखेंगे पिछले 20 साल से, तो कहीं ना कहीं अस्थायी सरकार देने में ये क्या रही है, सफल रही है। तो ऐसा करके आप आंसर को लिखिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन जो है ना आप इसको लिखिए। बाकी आप लोग को प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन करा दिया गया है इस टॉपिक से, और मैं इसको डिस्कस कर दिया, तो आप इसको कीजिए। बाकी इसी तरह और भी कई सारा न्यूज़पेपर आया हुआ, जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा आपको सब कुछ जो है मैं ऐसा करके लेक्चर ले लूँगा। बाकी डेली आंसर राइटिंग जो आप लोग का प्रोग्राम चल रहा है या जो भी फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसमें कुछ टॉपिक का जो वीडियो अगर आपको नहीं मिला है तो अधिक परेशान नहीं होना है, वो सारा वीडियो मिल जाएगा। बाकी आपको नोट्स दिया गया और कम से कम कैसे हर एक क्वेश्चन को लिखना है ये तो मैं बता दिया हूँ, आप उसी को हेल्प लेकर आंसर को आप कंटिन्यू करें। बाकी जो 5 जून से जो प्रोग्राम शुरू हुआ है आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे। डिवीज़न यूथ टेस्ट
आप पर डे देंगे आपका मैथ्स ठीक ठाक तैयारी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।